समझ में आता है कि किस तरीके से जातिवादी मानसिकता यहाँ पे भरी हुई है और उसको ख़त्म करने का भी लोगों के अंदर मंशा नहीं होता है कि इसको ख़त्म किया जाए जल्द से जल्द। जिस स्टूडेंट के लिए अपनी जाति को लेके एडमिशन नहीं मिल रहा था, फिर बाद में वही सीटें ख़त्म हो जाती है, फिर वही बाद में सीटें बढ़ाकर एडमिशन लिया जाता है। वो क्यों लाया गया? अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी समाज में, अगर हम इंटरनली रूप से एक समाज के तौर पे इन बुराइयों को ख़त्म कर लेते तो सरकार को ये लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग ने तुरंत ज्ञापन दिया था प्रॉक्टर ऑफिस को कि ये इस मुद्दे पर आप संज्ञान खुद लें और जो भी लंपट इस कार्रवाई में लिप्त पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हिंदू समाज में जातीयता की बात करते हैं और जातीयता भेदभाव की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि ये सवर्ण लोगों ने ही दूसरे कास्ट के लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ों को लाना पड़ा। पहले के जो यूजीसी गाइडलाइंस है उसमें लिखा है मेस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या जो हॉस्टल में डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में लिखा गया, इसमें वो मेंशन ही नहीं करते। बिल्कुल, मतलब हम देखेंगे कि जो भी पद हैं विश्वविद्यालयों में या संवैधानिक पदों पर भी एक खास समुदाय का, एक खास जाति के लोगों का वर्चस्व है, लेकिन उनकी संख्या तो कम है, जबकि रिजर्वेशन के हिसाब से उनकी संख्या बढ़ी होनी चाहिए। तो ये क्या कारण है कि वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत विद्यार्थी। अभी आप देश में एक ज्वलंत मुद्दा पर चर्चा होते हुए सुन रहे हैं। जो यूजीसी का नया नियम आया है, पूरे सोशल मीडिया से लेकर अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस यूजीसी का नए नियम पर चर्चा हो रहा है। वही देखा जाए तो एक तरफ इस नियम के खिलाफ स्वर्ण समाज अब सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहा है, तो दूसरी तरफ अब समर्थन की भी बात होने लगी है। तो इसी विषय पर अभी हमारे साथ बीएचयू के भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा के सदस्य हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि जो है इनकी क्या राय है। आइए बातचीत करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम कात्यायनी है और मैं भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा से हूँ। अभी आप देख रही हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को लेकर काफ़ी चर्चा है। जो यूजीसी के नए नियम आए हैं इसको लेकर काफ़ी विरोध है, तो एक तरफ समर्थन है। तो आप इस नियम को कैसे देख रही हैं? क्या सही है, क्या गलत है? एक्चुअली जो अभी गाइडलाइन आया है 2026 में, तो इसको हम मतलब इसका पूरा समर्थन हम करते हैं, पर इसमें ये भी चीज़ें देखना चाहिए कि जो 2012 में जो यूजीसी गाइडलाइंस आए थे और अब जो गाइडलाइंस आया है उसमें बहुत डिफरेंस आया है। मतलब जो स्पेसिफिक चीज़ों पर 2012 जो गाइडलाइन था जो बात कर रहा था कि किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उसको स्पेसिफिक करके उसमें लिखा गया था, और अब जो गाइडलाइन आया है वो बहुत डाइल्यूट कर लिया है उसको। जैसे में डाइल्यूट क्या कर रहा है? डाइल्यूट मतलब जो स्पेसिफिक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन जो SC ST OBC के खिलाफ होता है उसमें लिखा गया था, पर इसमें कुछ स्पेसिफिसिटी नहीं है, उसको बहुत एब्स्ट्रैक्ट तरीके से दे दिया है। तो ये एक्चुअली जो गाइडलाइन आया है हम एक तरीके से वैसे भी देख सकते हैं कि ये जो भेदभाव हो रहा है उसको ठीक करने के लिए नहीं लाया गया है। पर जैसे भेदभाव ठीक करने के लिए नहीं लाया गया, उसमें तो इस रूल्स में ये लिखा है कि जो जातिगत भेदभाव और सामाजिक भेदभाव लिंग भाषा के आधार पर जो स्टूडेंट SC OBC के साथ हो रहा है उसी को लेकर आया है। ये गाइडलाइन मतलब हम समर्थन करते हैं, पर 2012 वाला और भी बेहतर है इससे। 2012 वाला गाइडलाइन आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे चीज़ें बहुत अच्छे से दिया गया है। जैसे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे एग्जामिनेशन में, एवैल्यूएशन में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है SC ST OBC बच्चों के साथ, या जो विक्टिमाइजेशन होता है, जो रैगिंग होता है, उस सब चीज़ों में स्पेसिफिकली उसमें दिया गया है 2012 के गाइडलाइंस में। पर इसमें वो स्पेसिफिसिटी है ही नहीं कि किस तरीके का भेदभाव होता है, तो वो स्पेसिफिसिटी उसमें है, तो उसको हम ज़्यादा समर्थन देते हैं। इसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं, और जो उसमें जो सुधार लाया गया है। अगर हम जानना चाहें कि यूनिवर्सिटीज़ में, आप केंद्रीय यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, किस तरीके का यूनिवर्सिटीज़ में भेदभाव होता है? अगर SC ST OBC को ले लें तो किस तरीके का भेदभाव है? तो ये हम देख सकते हैं कि जो अभी का गाइडलाइंस है उसमें PhD स्टूडेंट्स का भी मेंशन नहीं किया गया है। पर ज़्यादातर जैसे इंटरव्यू होता है, जब इंटरव्यू जैसे अभी जो PhD का सिलेक्शन है उसमें इंटरव्यू ज़्यादा
मतलब मार्क्स के लिए है ना, तो इंटरव्यू जो है उसमें बहुत भेदभाव होता है, क्योंकि आप सामने बैठकर आप चर्चा कर रहे हो। एग्ज़ाम में वो पता नहीं होता कि आप किस जाति से हैं, पर इंटरव्यू के समय में नाम वगैरह पूछ के वो पता चल जाता है, और इंटरव्यू को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया गया है। तो इंटरव्यू के थ्रू भी जो भेदभाव होता है उसको भी इस यूजीसी गाइडलाइंस जो अभी आया है वो मेंशन नहीं करता है। तो इसके थ्रू जो जैसे हम लोग बोलते हैं कि कैमरा वगैरह लगाना चाहिए जब पीएचडी इंटरव्यू होता है, या उसका जो प्रोसीजर है बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, पर वो नहीं होता है। या जो हॉस्टल्स में रैगिंग होता है, पहले के जो यूजीसी गाइडलाइंस है उसमें लिखा है मेस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या जो हॉस्टल में डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बारे में लिखा गया, इसमें वो मेंशन ही नहीं करते। तो ये बहुत मतलब जो अभी का गाइडलाइन है ये बहुत अच्छा है, और ये सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर नहीं, पर सब तरीके के डिस्क्रिमिनेशन, जैसे बहुत लोग जो सो कॉल्ड सवर्ण बोला जाता है वो बोल रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है, पर ऐसा तो नहीं है। इक्विटी कमेटी बनेगी, उसमें ये भी दिया गया कि उसमें ओबीसी एससी ये सारे लोग मतलब कंपलसरी रहना चाहिए। तो इसके खिलाफ भी लोग बोल रहे हैं कि इसमें जनरल नहीं दिया गया है, पर उसमें बस स्पेसिफिसिटी है कि इनको इंक्लूड करना ही चाहिए। जैसे हम देखते हैं यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, वो किस जाति के हैं, उस सो कॉल्ड सवर्ण जाति के ही है ज़्यादातर। इसी को लेकर जो है अब आपसे ही बातचीत करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर हैं, वो ज़्यादातर स्वर्ण जाति के हैं। अब जो है SC ST OBC के देख रहा हूँ मैं पोस्ट जो आ रहे हैं, तो उनका कि 45 जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें वाइस चांसलर का अगर हम संख्या देख ले तो 38 है, और एक SC से है, एक ST से, 5 OBC से है। तो ये भी तो एक जातिवाद का वो है। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखें कि जिस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी का भी जो लोग विरोध करते हैं, पॉलिसी लाई गई है ताकि एक सबका जो है कि रिप्रेजेंटेशन ठीक से आ सके, सब लोग उस पदों तक पहुंच सके जहां तक SC ST कम्युनिटी नहीं पहुंच पा रही, OBC कम्युनिटी नहीं पहुंच पा रही जितना कि जनरल कम्युनिटी पहुंच पा रही है। तो वो भी तो इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है। उसके खिलाफ तो सवर्ण जाति वाले लोग धरना नहीं दे रहे हैं कि नई रिजर्वेशन ठीक से लागू होना चाहिए, हमारे साथ के साथ ही नहीं पहुंच पा रहे हैं उस पदों तक, सब जनरल ही भरे हुए हैं, तो उस पर भी तो बोलना चाहिए, बात रखना चाहिए। तो उस तरीके से वो समझ में आता है कि किस तरीके से जातिवादी मानसिकता यहाँ पे भरी हुई है, और उसको ख़त्म करने का भी लोगों के अंदर मंशा नहीं होता है कि इसको ख़त्म किया जाए जल्द से जल्द, ताकि जो भेदभाव हो रहे हैं वो ना हो। तो उसी तरीके से भर्तियाँ भी हम देख रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है। सभी केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ में हम देखें तो 80% जो है कि जनरल कैटेगरी से ही प्रोफेसर्स भरे हुए हैं, 80% सीट्स खाली हैं OBC की, ST SC प्रोफेसर्स की। तो ये तो साफ तौर पे दिख रहा है ना कि नहीं फुलफिल किया जा रहा है और वो भेदभाव किया जा रहा है। और जो भी गाइडलाइन डाटा जारी किया गया UGC के द्वारा कि 118% जातिगत भेदभाव बढ़े हैं, तो यही सब तो चीज़ें तो दिखा रहा है, इसी वजह से तो जातिगत भेदभाव बढ़े हैं। तो इसको कम करने के लिए तो हमें कुछ ना कुछ तो प्रिकॉशंस या फिर रूल रेगुलेशंस तो लाना ही पड़ेगा। तो उसको समझने की बजाय इसके खिलाफ विरोध करना तो बेवकूफ़ी लग रही है। अगर एक आप भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा की सदस्य हैं, एक अभी मैं देख रहा हूँ स्वर्ण समाज के लोग काफ़ी पोस्ट कर रहे हैं कि जो BHU के द्वार पर लिखा है कि ब्राह्मणों के छाती वाला जो आप देखे होंगे स्टेटमेंट, उसको लेकर जो है आप भगत सिंह स्टूडेंट मोर्चा को कहा जा रहा है कि ये जो है इस समाज का जो अपमान कर रहे हैं ऐसे तरीके से, तो वो क्या है? उस पर एक तो पहले ये क्लियर कर दें कि वो मुद्दा जो वॉल राइटिंग अभी सर्कुलेट हो रही है पूरे सरफेस पे आई हुई है, वो काफ़ी पुराना मुद्दा है, 2022 का वो मुद्दा है, जिसको हम लोग ने संज्ञान लेते हुए खुद हम लोग ने प्रॉक्टर ऑफिस में एप्लीकेशन दिया हुआ है कि वो जो है कि हम लोग उसमें जैसे अम्बेडकर ने ब्राह्मणवाद जो एक विचारधारा है उसके खिलाफ उन्होंने बात रखी है कि जो ब्राह्मणवाद मानसिकता है जो कि एक हायरार्की मेंटेन कर रही है हमारे लोगों के बीच में, इंसानों के बीच में, उसके खिलाफ फाइट करने की ज़रूरत है। उसके खिलाफ ही हमारा संगठन भी फाइट करता है। वो मानसिकता किसी भी जाति में हो सकती है, तो वो बात समझने की बात है। तो जो हमारे जो नहीं समझना चाहते हैं इसको, जो उसी विचारधारा से आते हैं, उस मानसिकता से आते हैं, तो उनको वो बात चुभ रही है कि किस तरीके से ब्राह्मणों का विरोध किया जा रहा है। लेकिन ये ब्राह्मणों का विरोध नहीं है, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध है।
तो उसके लेकर के हम लोग ने उस वक्त भी एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो अभी जो भी ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध अहिंसात्मक तरीके से किया जाएगा ना, वो तो एकदम जो दीवार पर लिखा जा रहा है कि ब्राह्मणों के छाती पर चढ़कर हक अधिकार की बात हो रही है, तो ये सही है? वो तो हम लोग के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। अच्छा, आप लोग के अब द्वारा? वो हाँ, वो उस पे हम लोग ने उस वक्त भी क्लियरिटी किया था कि ये वॉल रिटर्न हम लोग के द्वारा नहीं किया गया है। ये हम लोग को फंसाने के लिए और ब्लेम गेम खेलने के लिए वो हम लोग के नाम से वॉल राइटिंग किया गया है। उस वॉल राइटिंग के सर्कुलेट होने के बाद 2022 में हम लोग ने तुरंत ज्ञापन दिया था प्रॉक्टर ऑफिस को कि ये इस मुद्दे पर आप संज्ञान खुद लें और जो भी लंपट इस कार्रवाई में लिप्त पाए जाते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और अभी ये मामला दोबारा यूजीसी से जोड़ करके भी देखा जा रहा है, तो हम लोग अभी दोबारा ही इस पे लीगल एक्शन या फिर कुछ एप्लीकेशन देने के भी हम लोग सोच रहे हैं कि ये किया जाए। अच्छा, ठीक है। तो अभी मुकेश जी हैं। मुकेश जी, जिस तरीके से अब देश में इस समय आप देख रहे हैं कि यूजीसी नए नियम को लेकर पूरे देश में चर्चा है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले इस नियम पर आपका क्या विचार है? मैं साथी के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि जैसे कि यूजीसी की ही रिपोर्ट है कि जो ST/SC डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हैं वो 118% बढ़े हैं। इसको देखते हुए ये ज़रूरत तो है समाज की कि ऐसे एक्ट, ऐसे बिल पारित किए जाएं जो इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करें, और उसी प्रक्रिया में ये लाया गया है। हालांकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। तो खामियां क्या है? जैसे स्पष्टीकरण इस बात को लेकर नहीं है कि जो कमेटी बनेगी उसमें ST/SC समुदाय के कितने प्रतिशत लोग रहेंगे। दूसरी बात यह है कि क्या एक्शन लिया जाएगा, उसको लेकर नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। इस बिल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि जो 2012 का बिल था उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा समृद्ध था, व्यवस्थित तरीके से था। तो हम ये कह रहे थे कि कुछ कुछ संशोधनों की ज़रूरत है, संशोधनों के साथ इसको लाने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जो ये विरोध किया जा रहा है ये विरोध बिना आधार है। जैसे कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो समाज में दिख भी रहा है, और ऐसे बहुत सारे बिल आएंगे ही आएंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना है। भेदभाव का तो काफ़ी चर्चा हो रहा है, तो हमारे जो दर्शक जानना चाहेंगे, जो गांव के लोग हैं, तमाम ऐसे हर जिले से ग्रामीण लोग जुड़े हैं, तो आप बताइए कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके का जाति भेदभाव होता है, वो थोड़ा से बताइए। जात के आधार पर उत्पीड़न तरह की घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। जैसे कि आरक्षण को लेकर ये लगातार व्यंग किया जाता है। इवन स्टूडेंट्स ने, इवन प्रोफेसर्स के द्वारा भी ये क्या कहा जाता है कि अरे ये लोगों को तो आरक्षण लेकर आ गए हैं, इन लोगों को तो आरक्षण मिला हुआ है इसलिए यहाँ आकर बैठे हुए हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है एक मानसिक तौर से उत्पीड़न का एक प्रकार है। दूसरी बात है जो इंटरव्यू वगैरह में होते हैं, मार्किंग काफ़ी चेक करते हुए नंबर कम करते हैं। क्वेश्चन करने पर अगर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अगर हम क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूछते हैं कि क्या नाम है, पूरा नाम बताओ, अच्छा इस कास्ट से इसलिए ऐसा कह रहे हो, जैसा कि होता है। तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। हॉस्टल में अभी जो है OBC रिजर्वेशन जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, उसको लेकर BHU में भी लगातार कई सालों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का एक प्रकार है कि हॉस्टल में OBC के लिए रिजर्वेशन है ही नहीं। अच्छा, हॉस्टल में नहीं है? हाँ। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से अब देखिए तो पूरी तरीके से जो लोग विरोध कर रहे हैं इस नियम का, उनका तमाम तरीके का तर्क आ रहा है, आप भी देख रहे हैं, तो उस तर्क पर आपको क्या कहना है? ये स्पष्ट है कि इस मुद्दे को लेकर एक वोट बैंक की जो राजनीति है वो खेली जा रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं ये बिल लेकर आया कौन है, मोदी गवर्नमेंट लेकर आई है। मोदी गवर्नमेंट और जो ABVP है, RSS है, किस तरीके से SC/ST कम्युनिटी के साथ, अल्पसंख्यकों मुसलमानों के साथ लगातार दमन करते आ रहे हैं। लेकिन वही गवर्नमेंट जब इस तरीके के बिल लेकर आती है और उसी पार्टी के लोग लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो ये एक बार सोचने पर हमें मजबूर करता है कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। ये सीधे सीधे ये है कि जो ST/SC OBC जो जनमत है, जो वोट बैंक है, वो एक तरीके से ध्यान आकर्षित करना चाहता है इस आंदोलन के जरिए से कि वो सोचें कि मोदी गवर्नमेंट भी उनके लिए कुछ कर रही है। इवन कि उनके मंत्री भी इस्तीफा दे रहे हैं फिर भी वो इनके पक्ष में खड़ी है। तो इस आधार पर यह है कि जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो प्रभावित करेगी, और उसको लेकर ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत दिखाया जा रहा है। और अनावश्यक ऐसे बहुत सारे कमेंट किए जा रहे हैं कि हाँ हम इस्तीफा दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ताकि लाइमलाइट में आए और आगामी चुनाव में उनके लिए ये हेल्पफुल रहे। दूसरी बात ये है कि ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से अभी एक पोस्ट SC/ST OBC के लोग कर रहे हैं कि जो 45 मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की बात कर रहे हैं, प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, जिसमें एक SC से है, एक ST से है, 5 OBC से, और अन्य जो 38 वाइस चांसलर है ये है, तो इसको भी इससे जोड़ा जा रहा है जातिवाद से। बिल्कुल, मतलब हम देखेंगे कि जो भी पद हैं विश्वविद्यालयों में या संवैधानिक पदों पर भी एक खास समुदाय का, एक खास
जाति के लोगों का वर्चस्व है, लेकिन उनकी संख्या तो कम है, जबकि रिजर्वेशन के हिसाब से उनकी संख्या बढ़ी होनी चाहिए। तो ये क्या कारण है कि वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं? और लगातार जब इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन की बातें आती हैं तो बात आएगी ही आएगी कि ये डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी समाज में मौजूद है, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जब इस तरीके की चीज़ें समाज में हैं, आप भी देख सकते हैं कि रिजर्वेशन क्या ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट करने नहीं आए। जब ये हुआ कि हाँ इस तरीके की चीज़ें आएंगी, लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो वो लोग अपना झंडा उठाकर सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे ये भी दिखाता है कि आप किस तरीके से इस भेदभाव को बनाए रखना चाहते हैं, जो लंबे समय से होता रहा है। और जो जब हो रहा था तब तो आपको दिक्कत नहीं थी, अब जब उसको ख़त्म करने की बात की जा रही है तो आपको बहुत दिक्कत हो रही है उससे। वही बहुजन समाज के जो आज़ाद समाज के नेता हैं चंद्रशेखर हैं, जिस तरीके से पुरजोर इस नियम का जो रूल का समर्थन कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ उनका कहना है कि अगर सरकार ये नियम ये रूल वापस लेती है तो पूरा बहुजन समाज सड़क पर दिखेगा। तो इस स्टेटमेंट पर क्या कहना है? हाँ, मतलब ये बात तो सही है कि एक बहुत बड़े तबके के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, और ये ज़रूरी भी है कि इस तरीके के बिल आएँ ताकि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। और जो इस तरीके के प्रतिनिधि होते हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी है भी कि इस तरीके के बिल कि जब विरोध में लोग उतर रहे हैं या गलत करने हैं तो वो समर्थन करने आएँ। तो एक चीज़ ये है, मैंने कहा था कि पुराने बिल भी हैं और जो उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसको सही करने की बजाय इम्प्लीमेंट करने के बजाय नए बिल आते हैं, और ये लगातार आते ही रहेंगे क्योंकि ये वोट बैंक का मुद्दा है। तो एक बड़ा फैक्टर ये है, हमें इसके आलोक में भी देखना चाहिए कि आगामी चुनाव इसको प्रभावित करने वाला है, इसलिए ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार या विद्रोह या इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। अच्छा, तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए जर्नलिज्म फील्ड के जो स्टूडेंट है, आइए बातचीत करते हैं। जो है अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सूरज है और मैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के मास्टर्स फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जहाँ तक आपकी सवाल यूजीसी के नई रेगुलेशन जो आई है, जिसमें प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन द यूजीसी जो आया है, जिसके खिलाफ सवर्ण लोगों ने रोड पे प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि एक वर्ग है, एक बड़ा समाज है, इसका रोड पर आकर अब विरोध कर रहा है, तो क्या इस रेगुलेशन का, इस नियम का विरोध होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो इस रेगुलेशन का विरोध इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पहले जब EWS आया था तो आप जानते हैं कि इस देश में सवर्णों की संख्या केवल 15 से 20% है। उसमें से भी अगर सर्वे अगर करेंगे तो आप पाएंगे कि उस 15 से 20% में भी केवल 4 से 5% लोग ही ऐसे होंगे जो सही रूप से, जिनके पास लैंड नहीं है, जिनके पास कोई रिसोर्सेस नहीं है, मतलब वो गरीब के कैटेगरी में आ पाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर है, संसाधनों कमजोर हैं, लेकिन उस 3-4% के लोगों के लिए सरकार ने 10% का रिजर्वेशन दिया, 10% का रिजर्वेशन दिया। और उसमें आप नहीं पाए होंगे उस दौरान कि एक भी कोई भी, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, ST हो, SC हो, किसी ने इस लेजिस्लेशन का विरोध नहीं किया, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि जो भी लोग गरीब हैं, क्योंकि हमारी सरकार एक वेलफेयर स्टेट है, वो ये करती है कि जो भी लोग पीछे रह गए हैं प्रगति से, उनको मुख्य धारा में लाया जाए, जिसके लिए उनको हाथ पकड़ने का काम करती है। लेकिन इस बिल के पीछे वो जो तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा में जातिवाद को बढ़ावा दिया जाएगा, ये तर्क है उनका। और कह रहे हैं कि जो इक्विटी कमेटी बनेगी, उस कमेटी में क्यों जो है जनरल कैटेगरी मतलब उच्च जाति को मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे, इतिहास भी देखेंगे, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, ऐसा तो 100% कहना मुश्किल होगा, लेकिन आज आप जब हिंदू समाज में जातीयता की बात करते हैं और जातीयता भेदभाव की बात करते हैं, तो आप पाएंगे कि ये सवर्ण लोगों ने ही दूसरे कास्ट के लोगों के ऊपर जो अत्याचार किए हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ों को लाना पड़ा। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन की बात की गई, चाहे वो ST हो, SC हो या OBC हो, वो क्यों लाया गया? अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारी समाज में, अगर हम इंटरनली रूप से एक समाज के तौर पे इन बुराइयों को ख़त्म कर लेते, तो सरकार को ये लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आप अभी जानते हैं कि यूजीसी के अपने इंटरनल रिपोर्ट में ये आया है कि यहाँ के प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, खास करके हायर एजुकेशन में, और आपने जादवपुर यूनिवर्सिटी के सुसाइड वाला केस भी सुना होगा, ये सब चीज़। और उसका मुख्य रीज़न था कि उनको उनके कास्ट को लेके उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो
इस लेवल तक पहुंच गया जहां इंसान अपने मृत्यु को इससे ज़्यादा अच्छा समझा और सुसाइड कमिट कर लिया। तो मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों का विरोध होना चाहिए। और जहाँ तक बात है उस कमेटी में सवर्णों का नहीं होना, और उनका एक और क्लेम ये भी हो सकता है कि इस रूल्स का मिसयूज हो सकता है। तो आप पाएंगे कि जब भी मिसयूज होगा उसके लिए हमारे पास न्यायिक प्रक्रिया है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो वो एक्सेप्शंस करेंगी। मेरे हिसाब से इसमें जातिवाद जो सौर समाज के कह रहे हैं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जातिवाद को ही कम करने के लिए जो शोषण होते हैं, जाति के नाम पे शोषण होते हैं, एक्चुअली अभी यही हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये जिसे आप जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे कई आपने देखा होगा, बाइट लिया होगा, पीएचडी स्टूडेंट के लिए अपनी जाति को लेके एडमिशन नहीं मिल रहा था, फिर बाद में वही सीटें ख़त्म हो जाती है, फिर वही बाद में सीटें बढ़ाकर एडमिशन लिया जाता है। विरोध होने पे इतने ज़्यादा वो प्रोटेस्ट करने के बाद उनको 15-15 दिन आसन पे बैठने के बाद प्रोटेस्ट करने के बाद एडमिशन लिया जाता। वही पहले हो जाता तो क्या हो जाता। आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एमए की छात्रा हैं, तो क्या आप मानती कि यूनिवर्सिटी में जाति भेदभाव, सामाजिक भेदभाव होता है? होता नहीं तो अभी तो कह रहे हैं। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले आपने बाइट लिया होगा, देखा होगा, यहाँ पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जाति के नाम पे कि यहाँ पे एडमिशन, मेरा पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। 15-15 दिन पे सब लोग बैठा यहाँ पे प्रदर्शन किया कि मुझे मेरी जाति के नाम पे मुझे एडमिशन नहीं लिया, मेरे सीट पे सौर समाज के लोग को बैठाया जा रहा है। तो जहाँ तक है कि मुझे जातिवाद होता है हर यूनिवर्सिटियों में। बहुत सारे अब स्टूडेंट वहाँ के जेएनयू के, वहाँ पे एक लड़की सुसाइड करती है कि मतलब वहाँ के प्रोफेसर वगैरह जो भी है मेरे साथ सुसाइड कर रहे हैं, ये सब देखने को मिलता है। तो जहाँ तक है मेरा कहना है कि जातिवाद के नाम पे ये होता है। जो ये कमेटी बनाई गई है बहुत अच्छा है। जो मतलब